हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें और ट्राई करें कि इसी वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट करें ताकि आपको क्वेश्चंस क्या हो अच्छे से लर्न हो जाए। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन भी और बढ़ते हैं जो कि है सर्वोच्च न्यायालय का परमार्श क्षेत्राधिकार एडवाइजरी जुरिडिक्शन किस अनुच्छेद में है। इसके तहत राष्ट्रपति कानूनी सलाह मांग सकता है या नहीं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका उत्तर नंबर जो डी है अनुच्छेद 143 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि कानून या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा तथ्य उत्पन्न हुआ है जो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इनके व्याख्याओं की ओर देखें कि 133 में, 136 में और 141 में क्या है, तो अगर हम 131 में देखें तो इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात है। किसके बारे में बात है, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में इसमें बात है। और अगर हम 136 को देखें तो इसमें स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात की गई है। अगर हम 141 को देखें तो इसमें बाइंडिंग जो होता है ना, बाध्यकारी, उसके बारे में बात की गई है। हम देखते हैं 131 को, यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शन से संबंधित है। इसके तहत केंद्र और राज्य या विभिन्न राज्यों के बीच के कानूनी विवादों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। अगर आप देखो तो 131 के तहत आपकी जो सीधा आपकी सुनवाई है वो कहाँ होगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट में होगी। और 136 को अगर हम देखते हैं तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी भारत में किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुनी जा सकती है। ठीक है, और अगर हम 141 की बात करें तो यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक है, और 143 आपको पता ही है किसके लिए है, तो ये आपका है राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि उसे प्रतीत होता है कि सार्वजनिक महत्व की कोई ऐसा तथ्य है जो उसे परामर्श मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की सलाह को मांगने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, बट वो क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो अगर हम बात करें पीआईएल है ना, तो पीआईएल यह संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं बल्कि न्यायिक पहल मतलब जुडिशियल इनोवेशन है के माध्यम से शुरू की गई थी। पीआईएल में क्या होता है, 1980 के दशक में जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी कृष्ण अय्यर को भारत में पीआईएल जनक माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पीआईएल की शुरुआत न्याय जुडिशियल इनोवेशन है, क्या है, न्यायिक पहल है। ठीक है, जिन्होंने लोकस स्टैंडी पंडित व्यक्ति को ही कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, पीड़ित व्यक्ति क्या हो सकता है, कोर्ट जा सकता है। जो पीड़ित है वो पीआईएल पिटीशन दायर कर सकता है कि पारंपरिक नियम को स्थिर किया है। ठीक है, अगर हम और विकल्पों की बात करें तो इसमें सांसद का एक अधिनियम द्वारा पीआईएल के लिए सांसद द्वारा कोई विशेष कानून या एक्ट पारित नहीं किया था, यह पूरी तरह अदालतों की व्याख्या पर आधारित है। अगर हम बात करें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो जो मूल संविधान किसी बाद में संशोधन पीआईएल शब्द को संविधान से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, पीआईएल को किसी संविधान शब्द से नहीं जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, तो अध्यादेश 123, ठीक है, अध्यादेश 123 एक स्थायी कानून होता है जो कार्यपालिका लाती है, जबकि पीआईएल न्यायपालिका की देन है।
PIL किसकी देन है? तो न्यायपालिका की देन है, ठीक है। हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती हैं तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो किस में लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन? तो हम इसकी बात करते हैं बच्चों। तो इसका आपका उत्तर जो है, इसका आपका करेक्ट उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, ठीक है। 365 के तहत, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकारों द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती हैं, जो राज्य सरकारें अगर केंद्र सरकार उन्हें कुछ करने के लिए बोल रही है, अगर उसमें विफल रहती हैं तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो 365 के तहत वो लगा सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने 352 की और 356 की और 360 की, ठीक है। तो 350 इसके तहत राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और मतलब कोई ऐसी रिपोर्ट है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि संवैधानिक तंत्र में विफल हो चुके हैं तो उससे हम लगा सकते हैं, ठीक है। और 356 में, ठीक है। और 352 आपको पता है क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी है राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय पूरे देश या उसके किसी एक हिस्से में लगाया जा सकता है, ठीक है। 352 और 356 में अगर हम बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या कहा जा सकता है? तो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, ओके। नाउ नेक्स्ट अनुच्छेद 360 की बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 360 क्या है बच्चों आपका? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगती है आपकी। और आपको जैसे कि पता है उत्तर नंबर 365 में क्या है? तो अक्सर लोग राष्ट्रपति शासन के लिए केवल अनुच्छेद 356 को जानते हैं, लेकिन अनुच्छेद 365 का यह प्रावधान करता है कि यदि कोई राज्य में वैध प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संवैधानिक के प्रबंधनों के अनुरूप नहीं चल रहा और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं उत्तर नंबर प्रश्न नंबर 4 की ओर। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडरी पावर यानी वे विशेष जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार किसे है? केवल केंद्र सरकार को। किसको है? तो अवशिष्ट मतलब रेसिडरी पावर जो है उस पे कौन बना सकता है? तो केवल केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें केवल राज्य विधानमंडल को तो भारत के राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई हैं, जबकि अमेरिका में ये राज्यों के पास होती हैं, बट इंडिया में ये कोई अभी प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें केंद्र और राज्य दोनों को तो क्या इसमें समवर्ती सूची मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उन विषयों पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पे क्या कर सकते हैं? आपकी योजनाएं बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहली बार किस राज्य में 1951 में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू किया गया था? तो अगर हम देखें तो 356 कब लागू किया गया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब में पहली बार क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। भारतीय इतिहास में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग 20 जून 1951 को कब हुआ था? तो 20 जून 1951 में हुआ था। को पंजाब राज्य तत्कालीन पेप्सू में भार्गव मंत्रालय के पतन के कारण किया गया था, ठीक है। अगर हम विकल्पों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन
1968 में। कब लगा था? तो यहाँ पे पहली बार उत्तर प्रदेश में 19 आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो सॉरी फॉर दैट, तो 1968 में लगा था बच्चों। ठीक है, कब लगा था? तो 1968 में लगा था। और अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल में 1959 में लगा था बच्चों। में EMS निबुर्ब्रीपात में कम्युनिटी सरकार को गिराकर विवादित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर कई बार आपातकाल लगा है, परंतु 1951 में नहीं लगा था। ठीक है, तो पहली बार पंजाब में पेप्सू के थ्रू लगा था। ठीक है, तत्कालीन पेप्सू यहाँ पे लगा था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर एससीज का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 338 की, तो ये आपका अनुसूचित जाति नेशनल कमीशन फॉर एससीज का प्रावधान इसमें किया गया है, के तहत राष्ट्रपति एससी आयोग का गठन किया गया। इस संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, उनके रक्षा और विकास के लिए अनुच्छेद 338 एससीज के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 338A की, तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है, ये एसटीज के लिए है। और अगर हम बात करें 338B की, तो ये एनसीबीसी के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संवैधानिक संशोधन 2018 द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा है इसको? तो ऐड किया गया है 102 संवैधानिक संशोधन 2018। ठीक है, 102 संवैधानिक संशोधन 2018 के थ्रू जोड़ा गया है। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 340 की, तो यह राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग जैसे मंडल आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो अगर आप एससी की बात करेंगे तो 338 के लिए है, और अगर हम एसटी की बात करेंगे तो 338A में है, और अगर हम एनसीबीसी की बात करेंगे तो 102 के थ्रू 2018 में ये जोड़ा गया 338B में। ठीक है, तो अगर ये आपको क्वेश्चंस लर्न रखने हैं, तो आपको इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार दोहराना पड़ेगा, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सको, अच्छे से याद कर सको। क्योंकि बेटा हर एक क्वेश्चन जो सीरीज का है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर हम बात करें नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक कार्यकारी निकाय एग्जीक्यूटिव है जिसका गठन कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा हुआ। ठीक है, कब हुआ इसका गठन? तो कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा हुआ। तो इसका आपका नंबर उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला। यह एक कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव है, जिसका गठन कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी उत्तरों की ओर देखें, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन 1 जनवरी, यह एक है ना, इसका अगर हम नीति आयोग का फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। ये भी पूछ सकता है कि ये नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ये बना था, को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह ना तो संविधान में लिखा है और गैर संवैधानिक, और ना ही सांसद के किसी कानून द्वारा बना है। ये केवल केंद्रीय कैबिनेट के एक कार्यकारी प्रस्ताव एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा निर्मित एक थिंक टैंक है। और अगर हम बात करें इसके दूसरे उत्तर की ओर कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो गलत, क्योंकि संविधान में किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है? एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और अगर हम वैधानिक निकाय करें तो ये इसे बनाने सांसद के कोई अधिनियम कानून पारित नहीं किया गया, तो वैधानिक भी नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी, गलत, क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, एज यू नो दैट कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में इसकी हुई थी। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय
संततकर्ता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की स्थापना किस सीमित की सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो संस्थान समिति, ठीक है, ये क्या है, एक संस्था क्या है, ये स्थानांतरण समिति है, ठीक है, जो कि भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित गठित के स्थानम समिति 1962 से बच्चों कब तक है ये, तो 64 तक, ठीक है, की सिफारिश पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना की। बाद में 2003 में सांसद द्वारा कानून बनाकर इसे वैधानिक स्टैट्यूटरी का दर्जा दिया गया, ठीक है, 2003 में क्या किया गया, इसको वैधानिक दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया गया, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट देखें बेहरा समिति, तो ये राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कि अध्ययन के लिए गठित की गई थी, ठीक है, जो कि आपकी मतलब पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल्स है ना, उसके लिए कौन सी थी, तो बेहरा समिति, ठीक है, बेहरा समिति याद रखिएगा, वोहरा समिति। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग, तो प्रथम एआरसी में ने लोकपाल और लोक आयुक्त जैसे पदों को बनाने की सिफारिश की गई थी। और अगर हम बात करें तो दिनेश गोस्वामी समिति की, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये 1990 में चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं उत्तर नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 की, तो वो है आपका अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो इसका उत्तर नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। इंटर स्टेट याद रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो पीएमजी है, कौन है, पीएमजी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब इसके व्याख्याओं की ओर आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, परंतु इस परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, ठीक है, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो बच्चों क्या होंगे, उनके सदस्य होंगे। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर हम विकल्पों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री क्या होते हैं आपके, तो जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग अगर हम गृह मंत्री जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, अंतर राज्य परिषद के नहीं, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति इस परिषद का गठन करते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष नहीं होते। गठन कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं इसका गठन। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष की बात करें हम, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और उनका इस परिषद के अध्यक्ष से कोई सीधा संबंध नहीं है। 10वें क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी बार आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो इसका सही उत्तर है 10 बार। कितनी बार लग चुका है बच्चों, 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब तक कुल 10 बार लग चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अगर हम 11वें नंबर की बात करें तो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की योग्यता रखता है राज्य का एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा, वह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। हम बात करते हैं अपने 11वां नंबर हो गया हमारा
11वें नंबर के हम उत्तरों को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको क्या हो, आने वाले एग्जाम्स में आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए और आप क्या करो, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने पाओ और अच्छे से जल्द सिलेक्शन लेने पाओ। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। आपका 11वें नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 76, जो कि आपका हमें बताता है कि इसमें एक मिनट बच्चों बस, अगर हम देखें अनुच्छेद 76, यह केंद्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से संबंधित है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 148 की, तो यह भारत का न्यांत्रिक और सीएजी की नियुक्ति और उनके पद से संबंधित है। और अगर हम बात 171(7) की करें, तो यह महाअधिवक्ता और मंत्रियों के विशेषाधिकार से संबंधित है। ओके, अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे यूपी पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बारीक बिंदु है। जैसा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आपकी नियुक्ति तो कौन कर सकता है? आपकी नियुक्ति तो राज्य का राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटाता कौन है? तो सिर्फ राष्ट्रपति जी हटाते हैं। उत्तर नंबर 13 की ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो इनके स्पीकर थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी इसके स्पीकर थे। अगर हम बात करते हैं उत्तर नंबर, इसके हम एक बार उत्तरों को देख लेते हैं। मदन मोहन जी आपके क्या थे? तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद और नफीसुल हसन, ये सभी महाअनुभवी कालांतर में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। जैसे आत्माराम गोविंद खेर प्रथम विधानसभा गठन के बाद अध्यक्ष बने, और ये सब क्या है, आपके अध्यक्ष थे। लेकिन अगर पहले की बात करेंगे, पहले विधानसभा के अध्यक्ष, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी आपके पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उत्तर नंबर प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सांसद संविधान में संशोधन कर सकती है और इससे कितने प्रकार की प्रक्रियाएं दी गई हैं? ठीक है, तो अगर हम देखें 14 नंबर की ओर, तो इसका सही उत्तर आपका होगा, जस्ट वेट अ मिनट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद संविधान में संशोधन कर सकती है और इसमें कितने प्रकार की क्या दी गई है, प्रक्रियाएं दी गई हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं दी गई हैं। जैसे संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति प्राप्त है। ध्यान दें कि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष रूप से 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। संसद का विशेष बहुमत आधे राज्यों को का अनुमोदन, अद्यापि संविधान में कुल 3 तरीकों से संशोधन होते हैं, लेकिन 368 के अंतर्गत केवल 2 ही प्रक्रिया आती हैं। साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया इसके बाहर मानी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 को, जिसमें है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियां कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 भी जोड़ा गया है? तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो इसमें आपका उत्तर 97वां संशोधन के थ्रू हुआ है कि कॉर्पोरेटिव के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियां, मतलब जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि भाग 9B में जोड़ा गया है। तो जो आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसके तहत संविधान में भाग 9B 9 खा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार बनाया गया और नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 343B में जोड़ा गया। अगर हम बात करें विकल्पों के इनकी, तो जैसे आपका दिया है 92वां संशोधन, तो 2003 द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 2003 में किसमें जोड़ा गया? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं
अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 4 भाषाएं, जैसे इसमें क्या जोड़ी गई, तो 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं, याद रखिएगा। 92वां संशोधन करके 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। 92वां संशोधन करके 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं, जो कि है बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। अगर हम 99वां संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति एंड जैक का गठन किया गया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, ठीक है। और अगर हम 100वें संशोधन की बात करें बच्चों, तो जो कि है आपका, यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है, किससे, लैंड बॉर्डर, ठीक है। 16 नंबर, किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर मूल ढांचे का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया, ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था, तो केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 में ऐतिहासिक मामले में एक सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि सांसद संविधान के किसी भी हिस्से, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। कब किसको नहीं कर सकती है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर हम शंकर प्रसाद वाद की बात करें तो इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि सांसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और इसे 13(2) लागू नहीं होता, ठीक है, अनुच्छेद 13(2) लागू नहीं होता। इसमें बोला कि किसी में भी कर सकती है संशोधन। अब फिर गोकुलनाथ बाद में क्या बोला कि इस मामले में कोर्ट ने पुराना फैसला पलटते हुए कहा था कि सांसद मौलिक अधिकारों में कटौती या संशोधन नहीं कर सकती। फिर इसमें बोला कि नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद अगर हम वामन राव वाद की बात करें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973, ठीक है, तब केशवानंदन फैसले की तारीख के बाद पारित होने वाले सभी कानून पर लागू होगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोला इसमें कि सब पे कर सकती है, इसमें बोला नहीं कर सकती। फिर इसमें 13 जजेस की जो पीठ बैठी थी उसमें प्रॉपर संविधान का बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इवन बेसिक स्ट्रक्चर को भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और वामन राव केस में भी वही बात उन्होंने दोहराई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल ढांचे का सिद्धांत के बाद पारित होने वाले सभी कानून लागू होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 17 की कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसके बाद पुनः 5 वर्ष किया गया। तो इसको कब किया गया बच्चों, तो इसको किया गया 42वां संशोधन के तहत किया गया है। अब हम बात करते हैं अपने 18वें नंबर की ओर। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे देश के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश जी दिलाते हैं, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करने वाले परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं आपके, तो इनके अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या सेनावर्ती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी, ठीक है। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करने वाले पनिशमेंट का आयोग अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग या सेनावर्ती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी होते हैं। अब हम बात करते हैं 20वें नंबर की ओर, जो कि है संविधान की
सॉरी फॉर दैट, संविधान की 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को कौन से प्रधानमंत्री उस समय पे उपस्थित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पर थे। ठीक है, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, राज्यसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा, आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, ठीक है, राज्यसभा में चुनाव को मतदान करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके हैं? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, ठीक है, हर किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ किसको है? जो उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, अगर हम राज्य की जनता के प्रत्यक्ष रूप से, तो जनता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष वोट डालती है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों की अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सांसदों के चुनाव में नहीं। अगर हम बात करें राज्यसभा विधान परिषद के सदस्यों में, तो राज्यसभा विधान परिषद एमएलसीज के सदस्यों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, बाईस क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास राज्य करेगा? तो अगर हम इसका सही उत्तर देखें बच्चों, तो इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है क्या होगा? कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 358 ए में। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 358 ए जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मदर टंग में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर हम 343 की बात करें तो यह संघ राज्य भाषा से संबंधित है, जो घोषित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्या होगी? तो देवनागरी, नागरी, ठीक है, देवनागरी होगी। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 348 की, तो यह सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी से संबंधित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेजेस से संबंधित है। और अगर हम 351 की बात करें तो यह भाषा हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देता है। ठीक है, किसके लिए देता है? तो हिंदी भाषा के लिए, उसके प्रचार प्रसार और मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए 351 का यूज करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देने का प्रयास राज्य करेगा, 358 में ये लिखा गया है। अगर हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम के थ्रू कि आप बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो इसमें व्यूज अच्छे आ रहे हैं वीडियोस में, बट स्टिल आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, तो ट्राई टू डू लाइक ऑल्सो, बिकॉज हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करें, सो दैट कि हमारा भी चैनल ग्रो करने पाए और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट आगे लेके आने पाए। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप कुछ कर सकते हो, अगर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, सो दैट यू कैन डू ओनली वन थिंग इज दैट आप लाइक करो। ठीक है, सो प्रश्न 23 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो कैट अगर आप देखोगे तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 323 ए के तहत इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करते हैं अपने 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर, मतदान की आयु को वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसको किया गया था बच्चों, किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो इसको 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पहले 1989 लागू हुआ, द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई।
उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगर पूछ लिया जाए तो कौन प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जी थे। ठीक है। और अगर हम 44वें संशोधन की बात करें तो यह मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को हटाने और राष्ट्रीय आपातकाल के नियमों का कड़ा करने का से संबंधित है। 73 की बात करें तो यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। और 86 की बात करें तो 86 में बच्चों आप देखो तो यह शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित है। अगर बात करें अगर हम 25 की, तो वीरता अनुक्रम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के पद किसके समतुल्य होते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें सीजीआई के पद किसके समतुल्य हैं, तो भारत सरकार जो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य होते हैं। ठीक है। छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड जो सैन्य क्षेत्रों और नागरिक प्रशासन चलाता है, किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के में कार्य करता है। तो अगर हम देखें छावनी बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड, तो आपका इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय, कंफ्यूज नहीं होने का, इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय जी। तो छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड भारत का शहरी स्थानीय शासन और एक अनूठा रूप है। यह सौन्य क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक आबादी के लिए नागरिक प्रशासन जैसे पानी, सफाई से स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालता है। देश के अन्य नगर निगम शहरी विकास मंत्रालय के तहत आते हैं, परंतु छावनी बोर्ड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कार्य करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A का किससे संबंधित है? तो आपका जो ये संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, किससे संबंधित है? 300A आपको पता है, बहुत अच्छे से याद कर लो। 300A किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 1 या F और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। अगर हम विकल्पों की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यह संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 7 के अंतर्गत आता है। लोक सेवा आयोग के कार्य यह अनुच्छेद 320 के तहत वर्णित है। सूट और कार्यवाही, सूट एंड प्रोसीडिंग, अनुच्छेद 300 के तहत आता है। क्षेत्रीय परिषदों, रीजनल काउंसिल्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर आप देखोगे तो किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। कि जो आपका रीजनल काउंसिल होते हैं उनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप इसका सही उत्तर बताएं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सांसद अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदें जो जोनल काउंसिल्स होती हैं आपकी, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन सांसद के कानून यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया था। प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा, तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है, क्षेत्रीय परिषदों का नहीं। ठीक है। और हम बात करते हैं अपने 29 क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है। अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि किसको किसको इसका आंसर आता है। ठीक है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव जी थे। कौन थे? सर BN राव सर जी थे। ठीक है। अगर हम बात करें इसका BN राव जो 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, उन्होंने ही भारतीय संविधान प्रारूप मतलब ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर
बाद में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के विचार विमर्श किया। ठीक है, अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा जी की, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, के.एम. मुंशी जी की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये सदस्य थे। अगर हम टी कृष्णमाचारी जी की बात करें तो ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिन्हें जी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, जो कि है आपका, सांसद सदस्य की सदन में अनुपस्थिति के कारण उसकी सदस्यता कब समाप्त हो सकती है यदि वह बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो 60 दिन तक। कब तक हो सकती है बच्चों? तो 60 दिन तक हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल जानकारी मिली होगी, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, सो दैट आप ऐसा और कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।